भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या सोनाली हाल है? जी, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार, बहुत सारे नमस्कार, प्यार दुलार, और हमारे श्रोताओं को भी सप्रेम नमस्कार। बिल्कुल। और कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और देख रही हूँ कि मुझे आज दिन में रात का अनुभव मिलने वाला है। वो कैसे? इतनी खूबसूरत अनुभूति मिलने वाली है कि रात में कैसे ना एकदम पूनम का चांद होता है, वैसे नेहा का गोरा गोरा चांद सा मुखड़ा मेरे सामने है। तो मुझे इतनी सुंदर अनुभूति हो रही है कि शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ के लिए। अच्छा लगता है ऐसी तारीफें सुनकर, नहीं? हाँ, तारीफ करते रहना चाहिए। और तारीफ जो है ना, वो हमारे मनोबल को बढ़ाती है। तो मनोबल को बढ़ाती है और साथ साथ हमारे दिमाग में डोपामाइन यानी कि खुशी का स्तर बढ़ाने वाला केमिकल उत्पन्न करती है। तो अब मैं कहूंगी आपने मेरा डोपामाइन बढ़ा दिया है, तो अब और अच्छे से हम कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे। वो तो है। और हमारे सखियाँ, हमारे श्रोता इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखकर हमारी भी हौसला अफजाई करते हैं और इतने सुंदर विचार व्यक्त करते हैं। तो हम श्रोताओं की भी तारीफ करते हैं कि हमारे श्रोता जो है ना, लिखते हैं कि सखी सहेली ना होती तो जिंदगी कैसी होती, बिन फूल उपवन के जैसी होती, फीकी फीकी सी आधी अधूरी जीवन की हर खुशी होती, सखियों की जो संगति न होती। थैंक यू विविध भारती। मुझे लगता है अब आपका भी डोपामाइन बढ़ ही गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमेशा बढ़ता है क्योंकि हमारे साथी, हमारे श्रोतागण इतने प्यारे कमेंट्स लिखते हैं और उनका साथ होना तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना हम अब आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बता दें? जी हाँ, बिल्कुल। तो किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं आज हम? सबसे पहले तो आज व्यंजनों की बात चलेगी। तो मटर के व्यंजन के बारे में हमारी बहुत सारी सखियां भी लिखकर भेज रही है, हम भी बताएंगे। और साथ ही आज हम दिनचर्या में लेखन का महत्व, यानी ऐसा हो रहा है ना कि नेहा, कि हमारा लेखन पीछे छूटते जा रहा है, हम लिखना भूल रहे हैं, तो उसके कितने फायदे हैं। और हमारे बहुत सारे साथी भी इस विषय पर कमेंट्स लिख रहे हैं। जी, और इसी के साथ हम आज बात करेंगे सेना दिवस की, क्योंकि आज है सेना दिवस। तो आगे का जो बातचीत है आगे की होगी, हम इस विषय को लेकर करेंगे। साथ ही जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अनंत लक्ष्मण कान्हेरे की। जी, तो इस तरह के हमारे आज के विषय हैं। उम्मीद है आज का हमारा जो माहौल है वो बिल्कुल देशभक्ति पूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इन्हीं विषयों पर बात करने वाले हैं। नेहा, हमारे बहुत सारे साथियों ने सेना दिवस के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं दी है। एक साथी लिखते हैं, सेना दिवस की सभी को शुभकामनाएं। हमारी सेना हमारी ताकत, सेना के जवान हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे 12 मास ठंड बारिश और धूप में चौकन्ना रहते हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, उनके साथ उनके परिवार की भी तारीफ करनी चाहिए। हम अपनी सेना के ऋणी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे एक ने लिखा है, सेना दिवस की सभी को शुभकामनाएं। हमारी सेना हमारी ताकत हमारी हिफाजत के लिए है, 24 घंटे 12 मास ठंड और धूप जो भी हो उसमें हमारी रक्षा करती है। इस तरह से लिख रहे हैं। और एक साथी ये भी लिखते हैं, सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की कुर्बानी की दास्तां को बयां करता है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली में सेना मुख्यालय के साथ साथ देश के कोने कोने में शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ भारतीय सेना की मुख्य उपलब्धियों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल। और अगर हम बात भारतीय सेना दिवस की करें तो प्रतिवर्ष 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय सेना की बहादुरी, निस्वार्थता और बलिदान का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष इस दिन को मनाते हैं। जी, और यह दिन वर्ष 1949 से मनाना शुरू किया था, जब भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे KM करियप्पा। यह दिन राष्ट्रीय रक्षा, शांति स्थापना और एकता को बढ़ावा देने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। साथ ही ये दिन राष्ट्रीय रक्षा, शांति स्थापना और एकता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सैनिकों और रेजिमेंटों को वीरता पुरस्कार और यूनिट प्रशस्ति पत्र जैसे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सेना दिवस परेड में उन्नत हथियारों और भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाता है। ये तो बात आपने बहुत सही कही नेहा, पर यह बात है कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल
KM करियप्पा ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बूचर की जगह भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे, इसलिए 15 जनवरी से भारतीय सेना दिवस हम मनाते हैं। भारतीय सेना दिवस सिर्फ उत्सव ही नहीं है, ये आत्मनिरीक्षण और यादों का दिन भी है। उन अनगिनत बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन सभी जाबाज जवानों के अटूट समर्पण को याद करने का दिन है जो देश की सीमा पर पहरा देते हैं। क्या लगता है आपको कितना ये विशेष है दिन कि हम इस दिन को इस तरह से याद रख सकते हैं और आगे भी रखना ही चाहिए। जी, और साथ ही जैसे हमारे एक साथी ने भी लिखा कि उन सैनिकों के परिवारों के प्रति भी नतमस्तक होने का दिन है जिनकी पीढ़ियां सेना से जुड़कर देश सेवा कर देश की रक्षा की जिम्मेदारियां बड़े ही फख्र के साथ ले रही है। हम उन सभी जांबाज जवानों को उनके परिवारों के लिए नतमस्तक हो जाते हैं और सचमुच सर श्रद्धा से उनके प्रति झुक जाता है। नेहा, हमारे एक साथी लिख रहे हैं, सेना दिवस का मुख्य प्रोग्राम दिल्ली कैंट के परेड ग्राउंड में होता है। सबसे पहले फील्ड मार्शल करियप्पा की याद में इस ग्राउंड का नाम रखा है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से, अशोक चक्र से सम्मानित परेड में भाग लेते हैं। मेरी पूरी फैमिली आर्मी फैमिली है। मेरे पिताजी, मेरे छोटे भाई और उनका बेटा आर्मी में। मेरे पिताजी कैप्टन, मेरा छोटा भाई ब्रिगेडियर, वीर चक्र से सम्मानित, उसका बेटा मेजर, 3 पीढ़ी आर्मी सर्विस में। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं भी फ़ौज में सिलेक्ट हो गया था, किसी कारणवश मैं फ़ौज में जा न सका। इस बात का आज तक मुझे दुख है। आप सबको सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और सचमुच हमें आप पर फक्र है और मैं तो कहूँगी हम आपको नतमस्तक करते हैं यही से कि आप इतनी अच्छे परिवार से, इतने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। जी, और जब हम बात कर रहे हैं सेना दिवस की तो आज का हमारा ऐसा ही एक विषय है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिस पर हम बात करेंगे अनंत लक्ष्मण कान्हेरी जी के बारे में। जी, तो इनका जन्म 7 जनवरी 1891 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे अपने मामा के पास औरंगाबाद, यानी कि अभी का संभाजी नगर जिसे कहते हैं, वहां चले गए थे। और उस समय अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की भावना जागृत करने के लिए महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की गई थी, जो अखाड़ों के माध्यम से लोगों में क्रांति की भावना फैलाते थे। अनंत कान्हेरे भी इस संगठन से जुड़ गए थे। जी, और इसके अलावा सोनाली जी, वर्ष 1909 में जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सामग्री इकट्ठा करने के अभियोग में जब गणेश सावरकर को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई तो क्रांतिकारी और भी ज्यादा उत्तेजित हो उठे और उन्होंने नासिक के जिला अधिकारी जेवसन का वध करने का निश्चय किया। अनंत कान्हेरे ने इस जोखिम भरे काम का जिम्मा खुद ले लिया और फिर उसके बाद 21 दिसंबर 1909 को जब जेवसन एक मराठी नाटक देखने के लिए जा रहे थे तब क्रांतिकारी अनंत कान्हेरे ने उन्हें नाट्यगृह के दरवाजे पर ही गोली मारकर निशाना बनाकर ढेर कर दिया। और अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा कई स्थानों पर छापेमारी भी की गई, अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजद्रोह फैलाने के मामले में 27 लोगों को सजा मिली और विनायक देशपांडे, कृष्णाजी गोपाल कर्वे और अनंत लक्ष्मण कान्हेरे को महज 19 वर्ष के उम्र में फांसी दी गई। और इतनी छोटी सी उम्र में शहीद होकर भारत माँ के इस लाल ने भारतीय इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। माँ भारती के सपूत को हम नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अनंत कान्हेरे जी को लेकर एक श्रोता लिखते हैं, अनंत कान्हेरे ने 21 दिसंबर 1909 को जैक्सन की हत्या कर दी थी। अनंत कान्हेरे को हत्या आरोप में घोड़ों केशव कर्वे और विनायक देशपांडे के साथ गिरफ्तार किया गया। 19 अप्रैल 1910 को अनंत कान्हेरे को फांसी की सजा सुनाई गई। जैसा कि हमने भी अभी बताया, अनंत कान्हेरे खुदीराम बोस के बाद भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे। अनंत कान्हेरे ने जैक्सन की हत्या करने के बाद खुद की जान लेने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। अनंत कान्हेरे ने कहा था कि उन्होंने किसी की मदद या सलाह के बिना अपने दम पर इस काम को अंजाम दिया है।
सचमुच श्रद्धा से सर झुक जाता है, सचमुच आंख भी डबडबा जाती है कि देखिए ना, वर्ष सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखिए उनका जज्बा देखिए, हिम्मत देखिए और माँ भारती के प्रति अपनी श्रद्धा देखिए कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी उसमें। जी, और जिस उम्र में शायद हम सोच भी नहीं सकते कि हमें अभी आगे क्या करना है, हमारी कोई योजना भी खास नहीं होती है, उस उम्र में इतना बड़ा फैसला लेकर अकेले के दम पर इस तरह का कार्य करना अपने आप में बड़ी गौरवान्वित होने वाली बात है। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी। नेहा, एक साथी ने ये भी लिखा है कि आज मुझे अपने दादाजी और स्वतंत्रता सेनानी श्री सिद्धनाथ माधव अगरकर जी की याद आ रही है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में आगर, खंडवा, उज्जैन क्षेत्र से महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या बात है। सचमुच उन सारे परिवारों को और हम सभी को फक्र लगता है कि जब इस परिवार से कोई ऐसा सदस्य जुड़ा होता है। जी बिल्कुल। नेहा, बदलती जीवन शैली के मद्देनजर हम बहुत सारी आदतों को भूलने लग गए हैं। उनमें से एक है लिखना, है ना। पुराने जमाने की बात करें तो जैसे हम पहले डायरी लिखते थे, फिर अपनी दिनचर्या लिखते थे, है ना। उसके बाद कहीं अगर हम घूमने गए, किसी पर्यटन स्थल पे गए, तब हम वहाँ की जो हमने क्या क्या किया, आज यहाँ गए, कल वहाँ पे गए, वहाँ के स्थलों की, यहाँ पर जो वहाँ के जो व्यंजन होते हैं उसके बारे में लिख दे, ये खाया, ये चखा, या फिर किसी इंसान से हमारी पहचान है तो उस बारे में हम लिखते थे। और साथ ही हम पत्र भी लिखते थे, राखी पर पत्र लिखते थे। और फिर बहुत सारे ऐसे मौके होते थे जब हम पत्रों के द्वारा अपनी सूचनाएं बताते थे, हालचाल पूछते थे। पर अब ये सब बातें ना पीछे छूटती जा रही है। इसके अलावा विशेष टिप्पणियां लिखते थे, जैसे कभी टीवी पर कुछ देख रहे हैं, रेसिपी बता रहे हैं, उसे फटाफट नोट कर लिया। या इसके अलावा ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कभी समाचार है, समाचारों में ऐसी कोई चीज, कोई ऐसी सूचना हमें मिल जाती थी, उसे हम तुरंत नोट कर लिया करते थे। तो लिखने के कई बहाने हुआ करते थे ना हमारे पास उस समय। और है ना, जैसे कोई शेर व शायरी हमें बहुत पसंद आई है ना, तो वो भी हम फट से लिख लेते थे कि अरे हाँ, हम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अब ये सब आदतें हमारे पीछे छूटती जा रही हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे से ज्यादा आगे निकल गई है। अच्छा, आपकी शेर व शायरी कहने से मुझे याद आया, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो उस टाइम हमारे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें शेर व शायरी लिखना वगैरह पसंद था। खुद से नहीं लिखते थे तो किसी की सुनी हुई, लेकिन वो कॉपी में नोट कर लिया करते थे। यहाँ तक कि मेरी एक सहेली तो सीरियल के गाने भी लिख लिया करती थी, उसे बड़ा शौक था। तो कितनी सारी चीजें थी लिखने के लिए, ताकि वो याद रहे, भूल ना जाए, तो लिख लिया करते थे। पर लिखने के बहुत सारे फायदे हैं। लेखन की आदत हमारी सोच को स्पष्ट करता है। हमारे विचार और भावनाएं हमारे दिमाग में चलने वाली अस्पष्ट घटनाएं होती हैं, जिसे हम कागज पर उतारकर उन सभी भावनाओं को एक नया रूप देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह लेखनी के कार्य के बारे में हम और भी बात करेंगे। चलिए, तो एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिनचर्या में लेखन का महत्व यह है कि इससे आप अपने दैनिक जीवन के कामों को संगठित रख सकते हैं और समय का प्रबंधन कर सकते हैं। दिनचर्या में लेखन से आप अपने कार्यों को ट्रैक कर सकते हैं और अपने विकास में भी मदद मिलती है। दिनचर्या में लेखन के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। घर और काम पर रोज़ाना किए जाने वाले कामों को लिखें। जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आपको क्या करना चाहिए, उसे लिख लें। डायरी में अपने दिन के कामों, यात्राओं और नई गतिविधियों का जिक्र करें। बड़ी अच्छी बात लिखी है। जिस तरह से हमारे साथी लिख रहे हैं, इन्हें भी लगता है लिख कर ही बोलने की आदत है। बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, क्योंकि नहीं, पर लिखना और कागज पर लिखना इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये भी लिखना जरूरी है, पर जो है ना, जब हम कागज और कलम के माध्यम से लिखते हैं तब हमारे जो मस्तिष्क है वो ज्यादा रचनात्मक कार्य करने की क्षमता रखता है और साथ ही उसका ना बहुत ज्यादा ना विकास होता है। बचपन में याद होगा ना कि जब हम लिख कर कोई चीज, जो कोई प्रश्न उत्तर जो है लिख कर हम ये करते थे, तो वो हमें बहुत दिनों तक याद रहता था। हम भूलते नहीं थे और परीक्षा में भी नहीं भूल पाते थे। तो लिखने की आदत जो है बहुत अच्छी है ना? जी। तो सोनाली जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी दिनचर्या में लेखन का महत्व दिनचर्या में होता ही है। कभी कब आए तो मैंने यही
ये भी सुना है कि आपकी दिनचर्या में जो कुछ भी हुआ है, अगर आप उसे लिखते हैं तो आपका मन अचानक ही हल्का हो जाता है, आप बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं। इसलिए इस नुस्खे को ज़रूरी अपनाना चाहिए। एक डायरी बना लें रोज़ की दिनचर्या की, और उसे दाने में जो कुछ भी आपके साथ दैनिक दिनचर्या में हुआ है वो और आपने जो सीखा है उसे रात को सोते समय एक बार ज़रूर लिखें। बहुत सही बात इन्होंने लिखी है। यानी कभी कभी ये बोलते हैं ना कि लिखना तो चाहिए और आकलन करना चाहिए कि मेरे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई या मैंने किसी का दिल दुखाया, तो दूसरे दिन लिखते वक्त ये कोशिश हो कि हाँ, मेरे कारण आज किसी के जीवन में आनंद के क्षण आए। और लेखन की बात होती है, हमारे एक साथी लिखते हैं, तो दीदी तो मैट्रिक की परीक्षा दिए हुए पूरे 25 साल हो गए और लिखना भी बंद सा हो गया था, लेकिन 2002 में ही विविध भारती परिवार के यहाँ हर पल हर समय वाला ट्यूशन पकड़ लिया है। और नतीजा आप सभी लोगों के सामने, इस परिवार में एक से बढ़कर एक लिखने वाले श्रोता बंधु और दीदी लोग हैं जिनसे हर रोज कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। क्या बात है। और हमारे एक साथी ने तो कुछ पंक्तियों में शब्दों को पिरोया है। इन्होंने लिखा है, दिनचर्या के हर पल में लेखन का हो सदा बसेरा, ये ना केवल यादें सहेजे बल्कि दिखाए जीवन का सवेरा। हर सोच को शब्द में गूंथो, हर क्षण को विशेष बनाओ, लेखन को जीवन का साथी बनाकर अपने सपनों को आकार दिलाओ। कलम उठाओ, विचार लिखो, हर अनुभूति को जीवन दो, दिनचर्या में लेखन अपनाओ और जीवन को प्रेरणा से भरो। क्या बात है, क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं, दिनचर्या में लेखन का महत्व। लेखन एक कला है अपने विचारों के शाब्दिक भावाभिव्यक्ति का, लेकिन यह लेखन कौशल हर एक में हो यह भी आवश्यक नहीं, किंतु जिनमें है उनकी दिनचर्या में लेखन जारी ही रहा करता है, फिर वे लोग लेखक कहे जाते हैं। चाहे उनकी रचनाएं प्रकाशित हो या नहीं, किंतु वे अपने मनोरंजन के लिए अपने दैनिक लेखन कार्य की तिलांजलि नहीं दे सकते, क्योंकि वे लोग अच्छे विचारक हुआ करते हैं। ऐसे में कवियों और गद्यकारों की गणना की जाती है। तुलसीदास जी ने तो अपने मनोरंजन हेतु रामचरितमानस की रचना की। ये अपने लोकप्रिय होने के लिए नहीं, अपितु अपने आद्वाहन हेतु लेखन कार्य को अपने दिनचर्या में शामिल किए रहते हैं। यानी लेखन कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारे सारे साथी लिखकर भेज रहे हैं जी। और एक ने ये तक लिखा है कि अभी तक मैंने लिखना पढ़ना छोड़ा नहीं है, जब तक है सांस। विविध भारती कागज पेन पेंसिल का साथ अनमोल मंत्र अपनाया है। अच्छी बातें पढ़ के उनको हार्ड कॉपी में लिखना एक मौज का विषय है, इसलिए विविध भारती जिंदाबाद। क्या बात। एक हमारे सखी लिखते हैं कि लिखने की आदत छूट ही गई, पर अभी भी मैं अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष खर्च, लेन देन, दूध बिजली का बिल का हिसाब किताब ज़रूर लिखती हूँ। कुछ विशेष संदेश विविध भारती पर लिखना होता है तो भी मैं लिखती हूँ। घर के घरेलू सामान घटने बढ़ने पर पहले मैं उन्हें मोबाइल में लिखती हूँ और फिर बाद में उस कागज़ के पुर्जा को दुकान में देती, यानी कागज पर लिख के दुकान में दे देती हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हैं ना अपने घर में ना छोटा सा ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड रखते हैं, और कोई भी घर का सामान अगर खत्म हो गया तो उसमें किचन में रखा होता है, उसमें पेन के माध्यम से लिखते कि ये चीजें खत्म हो गई है, ये चीजें खत्म होने वाली है। हाँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत है जिसके माध्यम से, या फिर कोई लोग लिखते हैं कि इनके घर में फलाने दिन जाना है, हमें जन्मदिन है या इस दिन शादी है, तो वो भी लिख कर रखते हैं। तो ये है ना, हमें सामने दिखता रहेगा, किचन में या फिर ड्राइंग रूम में रहेगा तो हमारे आंखों के सामने दिखता रहे, तो हम भूलते भी नहीं है, जिससे हमारा मस्तिष्क भी कार्यरत रहता है। जी, कैलेंडर में भी लोग लिख लेते हैं कि किस दिन क्या, जब बहुत ज्यादा हमारा शेड्यूल बिजी हो जाता है तो अक्सर ऐसा करना पड़ता है कि हम कैलेंडर में भी किस तारीख को क्या होने वाला है वो लिख लें। ऐसा करने से हमारी याददाश्त भी अच्छी रहती है, और मान लीजिए अगर हम भूल जाएं तो हमारे पास कैलेंडर में लिखा भी रहता है। लेखन से कल्पना शक्ति में भी विकास होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब हम लिखते हैं कोई भी चीज, किसी भी विषय को लेकर, तो हम अपनी कल्पनाओं के आधार पर सोच कर कल्पनाएं करके कि इस स्थिति में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और ये स्थिति कैसी होगी, इस तरह के अलग अलग बिंदुओं पर विचार करके हम लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारी कल्पना शक्ति में भी विकास लाता है, और उन कल्पनाओं के माध्यम से, पंखों के माध्यम से हम कितनी दूर की सैर भी कराते हैं ना। एक पल में यहाँ तो अगले पल अमेरिका। जी। और एक हमारी
सखी लिखती है कि मैं भी जब स्कूल में पढ़ रही थी उस समय शायद 10वीं या 11वीं क्लास में थी। मेरी क्लास में एक लड़की रात को रोज़ डायरी लिखा करती थी, एक एक गतिविधियों को लिख लेती थी और रोज़ बताती भी थी। उस समय हम लोग साइकिक कहते थे, पर आज सोचती हूँ कि वो कितनी सही थी। हम तो दोस्तों की इसी तरह से खिंचाई करते कि क्या है ये, पागलपन है, लिखती है, पर बाद में जाके पता चला कि नहीं, लिखने के कितने ज़्यादा फायदे हैं जी। और है ना, ये भी बात है नेहा कि जो है ना लिखने से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारी जो है ना स्मरण शक्ति जो है, हमारी मेमोरी, वो कमज़ोर होती जाती है। पर जो लोग लिखते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति यानी मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहती है, अच्छी रहती है। तो लिखते रहिए। और जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं ना सुडोकू, इस तरह से जो पजल्स आते हैं, कुछ लिखने वाले गेम्स आते हैं, पहेलियाँ बुझाना होता है, क्रॉसवर्ड्स होते हैं, क्रॉसवर्ड्स आते हैं जी। तो जी, वो बिल्कुल हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें इन सब कामों में खुद को उलझाए रखे, तो हमारी जो है ना मस्तिष्क बहुत अच्छा रहता है और कार्यरत रहता है। तो सोनाली जी, हम लेखन की बातें कर रहे थे। हमारी एक सखी, हमारे एक श्रोता हैं जो लिखती हैं, सभी सखी सहेलियों को मेरा सादर नमन। पूर्व में जब मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था तब मैं रेडियो सुनते हुए अपने पास एक कॉपी और पेन रखा करती थी और मुख्य मुख्य काम की बातों को अपनी कॉपी में नोट कर लिया करती थी जो मेरे बड़े काम की होती थी। एक हमारे साथी लिखते हैं कि मैं कई बार सोचा प्रतिदिन डायरी लिखूं, किंतु डरता हूं कि किसी बात से अपने नाराज ना हो जाए। तो बस हम ये उन्हें एक टिप देंगे कि सकारात्मक बातें ही लिखिए जी। क्योंकि नकारात्मक बातें जब लिखेंगे तो हमारे दिमाग में भी वो उसका गहरा असर छोड़ सकता है। तो बस आप जो अच्छा अच्छा है वही लिखे तो लोग भी खुश हो जाएंगे। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, तो जब आप अच्छा सोचेंगे तभी आप अच्छा लिखेंगे, और जब आप अच्छा लिखेंगे तो अपने आप कुछ समय बाद आपके साथ अच्छा होगा। प्रकृति का जो नियम है, आकर्षण का नियम जो है, वो यही कहता है कि जिस तरह हम सोचेंगे वैसा होगा। जैसा हम कई बार बोलने के लिए भी कहते हैं अच्छा बोलोगे अच्छा होगा, उसी तरह खुद के लिए भी अच्छा सोचना जरूरी है और अच्छा लिखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमारे एक साथी लिखते हैं, लिखना मेरा शौक है और मैं 56 वर्ष की उम्र में MSW की पढ़ाई कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और लिखने की बात चल रही है तो हमें भी अपने स्कूल टाइम की याद आ रही है। कई बार हम बैठे होते थे तो हमारी एक सहेली, उसकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो अक्सर हमसे लिखवाती थी, पर आजकल तो हम ही लिखना भूल गए हैं। हमें तो अब बोलना और सुनना अच्छा लगता है, उससे काम करना थोड़ा आसान होता है। पर है एक डायरी है हमारे, उसमें हम हमारे गुरुजी कुछ बहुत अच्छी बातें बताते हैं तो हम घर आकर लिख लेते हैं। फिर जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उस पर अमल ज़रूर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात आपने लिखी है कि लिखते पढ़ते हम बहुत सारी बातें, पर उसे अमल में लाना उतना ही ज़रूरी है। एक साथी लिखते हैं कि डायरी लेखन की आदत मेरी पहले से है। जब भी मैं पर्यटन को जाता हूँ वहाँ किसी खास की बातें मैं डायरी में लिखता हूँ। उसके बाद परिवार में जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसको भी मैं शाम को लिखता हूँ। तो बिल्कुल आप अपना लेखन इसी तरह जारी रखें। ये ना सिर्फ मस्तिष्क के लिए अच्छा है बल्कि शारीरिक मेहनत भी हमारी इससे होती है। हमारे हाथ चलते हैं, उंगलियों में पकड़ बनने की जो क्षमता है वो कायम रहती है और इससे हमारी रचनात्मकताओं में भी वृद्धि होती है। कैसा है कि जब भी हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ लिखें तो हम अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हैं और जैसे ही दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं तो हमारी रचनात्मकता में वृद्धि होती जाती है। और इसके अलावा अगर हम लेखन को अपनाएंगे तो थोड़ा सा स्क्रीन का समय भी हमारा कम होगा। क्या कहती हैं सोनाली जी? ये बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। पर जैसे कि अगर आपने कोई रेसिपी देखी तो उसे भी लिखने की कोशिश कीजिए। तो रेसिपी का ज़माना, तो क्यों ना हम आज हम मटर के जो व्यंजन बताने वाले हैं सखियों को, तो उसके बारे में हम जानकारी दें कि हमारी बहुत सारी सखियों ने भी जो है मटर के व्यंजन लिखकर भेजे। तो हरे मटर के समोसे या नमकीन गुजिया, मटर उबाल ले, अब इसे दरदरा कर ले, 1-2 चम्मच साबुत मटर भी रहने दे, कढ़ाई में तेल डाल के जीरा हींग का तड़का डाले। अब इसमें आप बारीक कटा हुआ अदरक मिर्ची डालकर भून ले, फिर इसमें दरदरा मटर नमक हल्दी डालकर इसे भून ले और इसकी नमी खत्म होने तक भूनते रहे इसे। वैसे तो इसे मैदा में ही बनाते हैं, पर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा मिलाकर मुट्ठी बंधने तक उसमें घी का मोयन मिला दे, नमक कलौंजी अजवाइन डालकर उसका कड़क आटा गूंथ ले, पूरी बेल के समोसे का कट दे दिया, गुजिया का आकार दे, मध्यम आंच पर तल ले। स्वादिष्ट खस्ता मटर की गुजिया समोसे तैयार है। अगर आप लहसुन प्याज खाती है तो भूनते समय इसमें मिला सकते हैं। आटा कड़क गूंदे, पूरी को बहुत पतला नहीं बेले। मैदे में घी का मोयन डालने से यह ज़्यादा खस्ता बनती है, तेल का मोयन डालने पर अच्छी बनती है।
तो बात हम कर रहे थे मटर की मटर के व्यंजनों की। हमारी एक साथी ने लिखा है कि हरे मटर की टिकिया, हरे मटर को नमक, अदरक, हींग और लहसुन डालकर उबाल लें। ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। पानी से निथार कर दरदरा पीस लें और आप इसमें अपनी स्वाद के अनुसार कुछ मसाले, भुना जीरा और पाउडर, मिर्च और धनिया की पत्ती, थोड़े बारीक कटे प्याज, फिर बाइंडिंग के लिए भुना बेसन, अरारोट या कॉर्नफ्लोर मिलाकर इसकी टिकिया बना लें। इसे नॉन स्टिक तवे पर शैलो फ्राई कर सकते हैं। मटर की टिकिया तैयार। और अब हरे मटर की पूरन पोड़ी खाना है आपको? अरे ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। एक कटोरी मटर के दाने, सवा कटोरी शक्कर, इलायची पाउडर, घी आवश्यकता अनुसार और मैदा और चुटकी भर नमक। मटर को अच्छे से धोकर मिक्सी में बारीक क्रश कर ले। एक कढ़ाई में घी डालकर मटर का पेस्ट डालें, साथ में शक्कर भी डाल ले। पूरन बनने तक अच्छे से सीख ले और जब पलटा या कलछी से पूरन खड़ा करने से वो ना गिरे, यानी एकदम से वो कढ़ाई से छोड़ने लगे मिश्रण, तब तक पूरन को अच्छी तरह सेकते रहे। अब इसमें इलायची पाउडर डाल दें। मैदे के आटे की लोई बनाकर आलू के पराठे जैसा पूरन भर ले, बेल ले, तवे पर सुनहरा होने तक घी में सेक ले। गर्मा गर्म सभी को खिलाए और खाए। क्या बात है। लेकिन इसमें एक बात नोट करने वाली है कि इसके लिए बिल्कुल जो मीठे वाले छोटे ताजी मटर आती है उसी का इस्तेमाल करें, जो खुद भी मीठी होती है। समय कह रहा है कि अब हमें इजाजत ले लेना चाहिए, तो आप सभी को सोनाली पाठक और नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। विविध भारती